हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आई एस एंड पी सी एस। तो दोस्तों, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने फॉरेन ट्रेड के डायमेंशन को कवर कर लिया था कि किस तरीके से हमारा जो व्यापार है दूसरे देशों में अंग्रेज़ों के आने से पहले होता था, और अंग्रेज़ों के आने के बाद जैसे इन्होंने हमारी इम्पीरियलिज्म की पॉलिसी को कॉलोनियलिज्म की पॉलिसी में कन्वर्ट करा था, तो हमारा पूरा का पूरा जो एक्सपोर्ट होता था, अंग्रेज़ों ने उस पूरे एक्सपोर्ट का मोर देन 50% शेयर अपने देश की तरफ उसका रुख मोड़ लिया था। यानी कि ब्रिटेन में जाता था माल 50% से ज़्यादा, भारत के बाहर जो भी एक्सपोर्ट होता था, और अगर वो ब्रिटेन में नहीं जाता था तो कुछ दूसरी कंट्रीज़ में जाता था। तो वो ब्रिटेन के अलावा जाता था और देशों में, लाइक चाइना, श्रीलंका एंड पर्शिया। तो ये हमने कुछ कंट्रीज़ के नाम देखे थे, लाइक चाइना, सिलोन और पर्शिया। ठीक है, ये वाली बात हम लोगों को अच्छे से क्लियर है। फिर हम बात करते हैं डेमोग्राफिक कंडीशन की। व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म डेमोग्राफी? डेमोग्राफी वर्ड का मतलब क्या होता है? श्रेय, क्या होता है डेमोग्राफी वर्ड का मतलब? यस, एनीथिंग विच इज रिलेटेड टू पॉपुलेशन, राइट? अब पॉपुलेशन के वो सारे पैरामीटर्स श्रेया होते कौन से हैं? यस, जैसे एज हो गया, और सेक्स रेशियो कह सकते हैं। ठीक है, पर कैपिटा इनकम। ठीक है, और इसके अलावा और चीज़ें जानना, लाइक बर्थ रेट, डेथ रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। ये सारे डायमेंशंस जो होते हैं, जो कि हमें जनता के बारे में अलग अलग डायमेंशन से बताते हैं। अलग अलग एज ग्रुप, अलग अलग सेक्स ग्रुप्स के लोगों के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देते हैं। दैट थिंग इज रिलेटेड टू द टर्म डेमोग्राफी। ठीक है, तो जो डिटेल राइटर आपसे ये कह रहा है, जो डिटेल्स थी अबाउट द पॉपुलेशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया, जब अंग्रेज़ यहाँ पर थे उस टाइम का जो हमारा भारत था, तो आबादी के बारे में जो भी डिटेल थी, इसको पहली बार कलेक्ट करा गया थ्रू अ प्रोसेस नोन एज सेंसस। और ऐसा पहला सेंसस कंडक्ट होता है हमारे देश में साल 1881 में। ठीक है, अब ये सेंसस क्या अंग्रेजों ने अपने खुद के इनिशिएटिव से कंडक्ट करवाया होगा, या फिर इंडियन इकोनॉमिक्स का प्रेशर रहा होगा उनके ऊपर? बताओ। प्रेशर होगा। और श्रेया, हमने इस चैप्टर में ऐसे 5 नोटेबल इकोनॉमिस्ट कौन कौन से पढ़े थे? कौन से पढ़े थे गुंजन, 5 नोटेबल इकोनॉमिस्ट? दादा भाई नारोजी, वी के आर वी राव, आर सी देसाई, विलियम डिकबाय, एक और भूल जाते हो तुम लोग हमेशा, फिंडले शिराज। ठीक है, फिंडले शिराज, दादा भाई नरोजी, फिंडले शिराज, विलियम डिकबाय, आर सी देसाई, और एक और कौन सा? वी के आर वी राव। इनमें से सबसे प्रिसाइज एस्टिमेट्स किसके थे? वी के आर बी राव के। इन इकोनॉमिस्ट ने जब कुछ फाइंडिंग्स कंडक्ट करी थी, तो क्या देखा था कि नेशनल इनकम कितनी है अंग्रेजों के टाइम पर? लेस देन 2%। ठीक है, और पर कैपिटल इनकम 0.5%। ठीक है, अच्छा मुझे एक बात बताओ श्रेया, सेंसस और सर्वे में हम सबको फर्क बताओ जरा, क्या फर्क होता है सेंसस और सर्वे में? 10 साल में एक बार टाइम पीरियड लिया जाता है सेंसस का, ये भी आपने सही बोला, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम।
लेकिन दुनिया भर की कंट्रीज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कितने टाइम पीरियड को मान के चलती हैं? 10 साल, ठीक है। और जो सर्वे होता है वो किसी भी चीज को लेकर, किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम को लेकर कंडक्ट करा जा सकता है। जैसे अगर कुछ लोग एक साबुन और शैम्पू भी यूज कर रहे हैं तो उस एरिया में उसका सर्वे करा जा सकता है कि आपको ये प्रोडक्ट कैसा लगता है, राइट। लेकिन सेंसस ये छोटे छोटे सर्वे से अलग कैसे होता है? सर्वे इंडिविजुअल यूनिट के लिए होते हैं और सेंसस पूरे देश का होता है। लेकिन सेंसस में ऐसी स्पेशल क्या बात होती है निर्वेयर? सेंसस में श्रेया ऐसी स्पेशल क्या बात होती है कि वो 10 साल में एक बार कंडक्ट होता है? क्या क्या बताता है सेंसस हमें? हाँ, एक वर्ड यूज करो जरा उसके लिए, गुंजन या श्रेया, कोई एक वर्ड यूज करो कि सेंसस हमें किस चीज का आइडिया, एक आकलन दे देता है पूरा का पूरा। एक अच्छा वर्ड यूज करो श्रेया, उससे भी ज्यादा, गुंजन उससे भी ज्यादा। गुड, शाबाश श्रेया। डेमोग्राफिक डिविडेंड, ठीक है। डेमोग्राफिक डिविडेंड के बारे में हमें सब कुछ बता देता है। तो गुंजन, ये एक वर्ड है जो कि आप यूज कर सकते हो, डेमोग्राफिक डिविडेंड। और गुंजन, डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या होता है? कंफ्यूज मत होना। ये जितनी भी चीज हमने पढ़ी ना, ये बगल में लिखी है कि पॉपुलेशन से रिलेटेड एज, सेक्स रेशियो, पर कैपिटा इनकम, बर्थ रेट, डेथ रेट, ये सब जो भी हमें आबादी के बारे में गुंजन जो भी डायमेंशन से रूबरू करवाए वो डेमोग्राफिक डिविडेंड होता है, ठीक है। मुस्कान, समझ में आ गया? ठीक है। तो हालांकि इंडिया कुछ लिमिटेशन से सफर कर रहा था, इट रिवील्ड द अनइवननेस इन इंडियाज पॉपुलेशन ग्रोथ। हमें पॉपुलेशन ग्रोथ में कुछ अनइवननेस देखने को मिली जब ये सेंसस 1881 में कंडक्ट करवाया जाता तब। आगे चलकर अंग्रेजों के कार्यकाल में ये चीज डिसाइड करी गई। श्रेया का सबसे पहला आंसर क्या था? श्रेया ने हम सबको बताया सबसे पहले, जब मैंने उससे पूछा कि श्रेया सेंसस क्या होता है, तो श्रेया ने बोला कि सेंसस एक ऐसी चीज़ होती है जो कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो है कलेक्ट करा जाता है, कंडक्ट करा जाता है। फिर श्रेया ने बोला हो सकता है उसका टाइम पीरियड 10 साल हो, ठीक है। तो श्रेया के अगर आंसर को हम पकड़ें तो अंग्रेजों का भी यही था कि अंग्रेजों ने शुरू में 10 साल नहीं सोचा था, उन्होंने सोचा था कि हाँ सेंसस एक बार आ गया और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हम इसको कंडक्ट कराते रहेंगे। आगे चलकर जैसा कि श्रेया ने हमें बताया, वही वाली बात होती है कि हर एक ये डिसाइड करा जाता है कि हर 10 साल में इस तरीके का डिटेल्ड सर्वे, क्या मैं सेंसस को श्रेया डिटेल्ड सर्वे कह सकता हूँ, है ना, जो कि हर एक चीज़ के बारे में सर्वे कंडक्ट करके कंपाइलेशन करके देगा, है ना। तो हर 10 साल में एक ऐसा डिटेल सर्वे पॉपुलेशन के बारे में, और पॉपुलेशन के कौन से डायमेंशन के बारे में, गुंजन आप क्या वर्ड यूज़ करोगे जो हमें बताए? डेमोग्राफिक डिविडेंड, ठीक है। डेमोग्राफिक डिविडेंड के बारे में डिटेल्ड सर्वे जो कंडक्ट हुआ हर एक 10 साल में, उसको नाम दिया गया सेंसस। यानी कि सेंसस की एक्सरसाइज हर 10 साल में कंडक्ट होगी, ऐसा बोल दिया गया। यानी कि इसको हम कह सकते हैं एवरी डिकेड, 10 साल को डिकेड कहते हैं ना, ठीक है। अब अगर हम एक चीज को पकड़ लें इस टाइम पीरियड को कि बिफोर 1921 इंडिया ना अपनी पहली स्टेज में था डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, ठीक है। और सेकेंड स्टेज डेमोग्राफिक ट्रांजिशन की शुरू हुई आफ्टर 1921। यानी कि हमारे सामने, अभी मैं बताता हूं कि डेमोग्राफिक ट्रांजिशन की स्टेज क्या किसको कहते हैं, लेकिन एक लक्ष्मण रेखा कौन सी आ रही है हमारे सामने श्रेया? 1921 एक टाइम पीरियड है इससे पहले और एक टाइम पीरियड है इसके बाद। ये डेट को मत भूलना श्रेया, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये ईयर को मतलब, ठीक है। 1921 पहली बार आप लोगों के सामने आ रही है ये वाली चीज़ कि इंडिया 1921 से पहले अपनी पहली स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन में था और सेकेंड स्टेज शुरू होती है आफ्टर 1921। देखो अगर आप मेरे चैनल पर जाओगे
ट्रू आई एस पर, और वहाँ पे प्लेलिस्ट में आप जब इंडियन सोसाइटी या 12th क्लास की जो सोशियोलॉजी वाली जो बुक्स हैं आप उनकी प्लेलिस्ट को देखोगे, मैंने चैप्टर नंबर जो पहला चैप्टर है उसका, उसमें एक बहुत अच्छी चीज़ बता रखी थी कि पॉपुलेशन के भी ना 200 ट्रेंड होते हैं। पॉपुलेशन का भी ना हर एक देश में 200 ट्रेंड होता है। जैसे कभी कभार किसी देश में बर्थ रेट एकदम से शूट करता है ऊपर की तरफ, मतलब लोग पैदा हो रहे हैं, पैदा हो रहे हैं, बहुत आबादी बढ़ रही है। किसी किसी देश में किसी महामारी की वजह से एक या कॉन्टिनेंट में किसी रीजन में एकदम से डेथ रेट शूट करता है। ठीक है, कभी कभार ऐसा भी होता है कि मेल्स ज़्यादा पैदा हो रहे हैं एज कम्पेयर टू फीमेल्स, और फीमेल ज़्यादा पैदा हो रही है एज कम्पेयर टू मेल्स। लेकिन अगर हम एक यूनिवर्सल फिनोमेना की बात करें, सोशियोलॉजिस्ट, आप जैसे अगर एक दो मैं अगर आपको नाम दूं, आपने मैक्स वेबर का नाम सुना है? हाँ, या कार्ल मार्क्स का नाम सुना होगा। अलग अलग जो सोशियोलॉजिस्ट होते हैं, है ना, उनकी थ्योरीज बेसिकली हमें बताती है कि विद रिगार्ड टू दिस डेमोग्राफिक ट्रांजिशन वगैरह। अभी बताता हूँ, मैं उस टर्म को समझाता हूँ आपको, लेकिन पहले आप समझो। देखो क्या होता है, जब कोई कंट्री लीस्ट डेवलप कंट्री के स्टेटस पर होती है, कंट्री की 3 स्टेजेस क्या होती हैं श्रेया डेवलपमेंट की? सबसे पहले कंट्री होती है लीस्ट डेवलप कंट्री, राइट? थोड़ी सी प्रोग्रेस कर जाए तो क्या बनती है? डेवलपिंग। और निर्भय टॉप पर जाकर क्या बनती है? डेवलप्ड। अब मेरी एनालिसिस को ध्यान से समझना। अगर कोई कंट्री एलडीसी के लेवल पर है, लीस्ट डेवलप कंट्री के स्टेटस के लेवल पर है, तो दोस्तों आप लोग मुझे एक बात बताओ, उस कंट्री में आबादी का सिनेरियो क्या होगा? मतलब वो ज़्यादा लोग पढ़े लिखे होंगे, समझदार होंगे, या फिर अनपढ़ लोगों से बना होगा वो वाला देश? इलिटरेसी ज़्यादा रहेगी। अब इलिटरेसी ज़्यादा रहेगी, इसके लिए हम देश की व्यवस्था को कोसें, या फिर जनता को बोले कि जनता हरामखोर है, उसका पढ़ने लिखने में मन नहीं करता है, फिर करियर ओरिएंटेड जनता नहीं है? बताओ गलती किसकी है? व्यवस्था की। देश में इतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं है ना कि जो लोगों को सक्षम बना पाए पढ़ाई लिखाई के लिए, ऐसे ही मानेंगे हम। अब देखो, जो पर्सन प्रॉपर तरीके से जानता नहीं है कि जीवन व्यापन कैसे होता है, जीवन कैसे चलता है, तो वो क्या करता है? जब पर्सन खुद इतना सक्षम नहीं होता कि वो अपने परिवार का पेट भर सके, तो जब उसकी बारी आती है फैमिली को कैरी आउट करने की, तो वो पर्सन क्या करता है? ज़्यादा बच्चे पैदा कर लेता है। किस उम्मीद में और किस सोच में? कि बड़े होकर ये सारे लोग कमाएंगे और फैमिली के पास ज़्यादा इनकम आएगी। लेकिन कभी ऐसा होता है क्या? कभी भी ऐसा होता है क्या? है? नहीं हो पाता। तो एक लाइन यूज करता हूं मैं हमेशा, मैंने आप लोगों को बताई है। श्रेया, ये वाली लाइन याद है? पॉवर्टी बिगेट्स पॉवर्टी। शाबाश श्रेया। गरीबी ही गरीबी को बर्थ देता और खींचता है ना? इसका मतलब क्या होता है? गरीब लोग या इलिटरेट लोग, और बेसिकली इलिटरेसी और गरीबी बहुत बार एलडीसीज में, लीजल कंट्री में तो साथ साथ ही चलती है। पॉवर्टी और गरीबी जब लीस्ट डेवलप कंट्रीज में जनसंख्या के ऊपर छाई हुई होती है, तो यहाँ पर लोग इस उम्मीद में ज़्यादा बच्चे पैदा कर लेते हैं कि ज़्यादा फैमिली मेम्बर्स होंगे, तो उसका मतलब है कि ज़्यादा फैमिली इनकम होना। लेकिन वो हो क्यों नहीं पाती है? इसका रीज़न क्या है फायका? क्या लगता है आपको, ऐसा क्यों नहीं हो पाता है?
बताओ श्रेया। गुड, जितने मेंबर्स होंगे उतने खाने वाले भी होंगे। और ऊपर से क्या होता है, हम इस चीज़ में मुस्कान ये भी तो बोल सकते हैं कि अगर मेंबर्स बड़े सारे हैं और कमाने वाला एक है, खाने वाले बहुत सारे, जैसा कि भाईका ने बोला, तो श्रेया सबको ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के रास्ते से नहीं गुजारा जा सकता, है ना। उतनी ही हेल्थ इंश्योर करना, उतनी ही शिक्षा देना, अपने सारे बच्चों को इक्वल स्तर पर पढ़ा पाना, उस केस में परिवार और माँ बाप फेल कर जाएंगे। गुंजन, एग्री करते हो इस बात से? हाँ, ज़्यादा पॉवर्टी में वो आ जाएंगे क्योंकि रोटी रहेगी नहीं, खाने को रहेगा नहीं। और फिर अल्टीमेटली वो जो बच्चे हैं वो भी एक माँ बाप का हेल्पिंग हैंड बनेंगे, लेकिन वो भी उनके साथ मीनियल काम करेंगे, छोटा काम करेंगे। मीनियल काम का मतलब होता है छोटा काम करेंगे। निर्वैर, सही है ये वाली बात प्राची, है ना। अब देखो होता क्या है, जैसे इस पॉइंट को अगर हम कनेक्ट करें भारत से, क्या हम सबके दादा दादी और नाना नानी वाले ज़माने में यही होता था? 90% केसेस में हम सबके दादा दादी या नाना नानी, या फिर एक जनरेशन से पहले भी मान लो, लेकिन मैं ये दादा दादी नाना नानी वाली अगर जनरेशन तक बोलूं, इन लोगों के सबके मिनिमम 5 5 8 8 6 6 भाई बहन होते थे। था ऐसा? ऑल ओवर इंडिया की अगर हम बात करें, एक मैक्रो लेवल से अगर एक पिक्चर को देखें, या उससे एक प्रीवियस जनरेशन को देख लो, तो फिर आप नंबर और भी बढ़ा सकते हो, 10 से 15, है ना। और कितने सारे बच्चे तो मिस कैरेज वगैरह में मर भी जाते थे, लेकिन फिर भी करते रहते थे बच्चे उस जमाने में पैदा। ऐसा क्यों? जनता को जागरूकता नहीं होती है उस टाइम पे, जनता को जागरूकता नहीं होती है। आज आपसे कोई, क्या 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 नहीं, वो चीज़ ठीक है, लेकिन मैं एक थ्योरेटिकली अगर मैं जो आपको रीजंस दे रहा हूँ आप सबको, वो उसका रीज़न प्रिसाइजली यही है कि एक हेल्पिंग हैंड सबको मिल जाए। उम्मीद यही थी कि ये सारे लोग अगर मिलके कमाएंगे, तो अभी कमाने वाला एक है और इनको कुछ टाइम तक ही खिलाना पड़ेगा। लेकिन बात वही है कि जैसे फाइका ने बोला, जैसे वो 12 15 साल के होंगे तो परिवार में गरीबी और बढ़ जाएगी। और उस गरीबी का समाधान करने के लिए फायका, बच्चे जब कच्ची उम्र के होंगे वो भी माँ बाप का एक हेल्पिंग हैंड बनेंगे और उनको घर बाहर जाकर काम करना पड़ेगा। जैसे श्रेया 12th क्लास का जो इंग्लिश का जो चैप्टर है, वो याद है जिसके बारे में अक्सर मैं जिक्र करता रहता हूँ फाउंडेशन कोर्स में, लॉस स्प्रिंग, जिसके अंदर दो कहानियाँ हैं, साहिब आलम और मुकेश की, है ना। वो रैक पिकर होता है, कूड़ेदान में काम करता है, अपने मम्मी पापा का हेल्पिंग हैंड बेसिकली बनता है, और मुकेश एक मोटर कार मैकेनिक होता है। तो दोनों के दोनों बच्चे वो छोटे उम्र के होते हैं, है ना, छोटे उम्र के बच्चे होते हैं वो। और क्योंकि परिवार इतना सक्षम नहीं होता उनको रोटी खिलाने में या फिर उनकी ज़रूरतों को पूरा करने में, तो उस चैप्टर का नाम लॉस्ट स्प्रिंग बेसिकली क्यों है कि बच्चे जो है वो मस्त मौला तरीके से अपने बचपन को बिताते हैं। उनको नहीं पता होता कि ये पैसा क्या होता है, टेंशन क्या होती है, जीवन का निर्वाह करने के लिए पैसे की आवश्यकता क्या होती है, घर में रोटी कहाँ से आती है। लेकिन कुछ बच्चों की ज़िंदगी से ये जो बचपन के जो अहम पल होते हैं, विदाउट जिसको हम टेंशन फ्री पल कहते हैं, वो गायब होते हैं। उनको बचपन से ही दुनिया की कड़वी सच्चाई, पैसा, रोटी, कपड़ा, इन सब से रूबरू होना पड़ता है और पेरेंट्स का सहारा बनना पड़ता है। ठीक है, ये चीज़ हो गई एलडीसी की। अब थोड़ा सा लेवल अप करते हैं, बात करते हैं अब डेवलपिंग कंट्री की। एक टाइम ऐसा आएगा जब एक कंट्री लीस्ट डेवलप कंट्री की स्टेटस से फिर डेवलपिंग कंट्री की तरफ मूव करेगी। डेवलपिंग कंट्री की स्टेटस की तरफ जब एक देश आगे बढ़ेगा, वहां पर एक थोड़ी सी स्थिरता आती है। जब लोगों को यह समझ में आ जाता है कि लिमिटेड बच्चे पैदा करे जाएं, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई लिखाई कर कर, जॉब या दूसरे साधन पाकर हम एक
फेयर अमाउंट ऑफ एजुकेशन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, कुल मिलाकर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन अपने परिवारजनों को, अपने बच्चों को दे सके, ताकि उनका कुछ ना कुछ फ्यूचर जो है वो सुनिश्चित हो जाए। इंडिया आज भी डेवलपिंग कंट्री है और एक लक्ष्मण रेखा पर खड़ा हुआ है डेवलप्ड देश बनने के लिए। ऐसा कौन सा माँ बाप है हिंदुस्तान में जो ये नहीं बोलता हो कि पढ़ाई मत करो और कुछ और काम करो? बताओ। हमारे देश में बचपन से लेकर अभी तक आप, आपके दोस्त आपके घर आते हैं और आप अपने दोस्तों के घर जाते हो, सारे पेरेंट्स का क्या कहना होता है? पढ़ाई करो। यही होता है ना? ये जो लाइन बट ऑब्वियस तरीके से निकलती है माँ बापों के मुंह से, ये सिंबलाइज करती है कि देश हमारा अभी डेवलपिंग कैटेगरी की स्टेटस पर है और लोग ये जानते हैं, समझते हैं, इस बात को भली भांति जानते हैं, मानते हैं कि फ्यूचर स्टेबिलिटी या फ्यूचर में एक रोटी सुनिश्चित करना एक जॉब के माध्यम से पॉसिबल है और जॉब को पाने के लिए एक मतलब मिनिमम आपको क्या कहते हैं कि स्तर तक पहुंचने के लिए इतनी पढ़ाई करनी पड़ेगी। अब यहां पर क्या होता है, लोग हद से ज्यादा बच्चे पैदा करने के बारे में नहीं सोचते। अब आगे चलकर अगर फैमिली रेस करनी है तो प्राची आप कभी सोचोगे कि मैं 12-15 बच्चे पैदा कर लूं? मुझे एक बात बताओ, आप में से किसी के दिमाग में ये वाली बात क्यों नहीं आएगी? श्रेया, विल यू थिंक अबाउट रेजिंग 8 to 9 kids, 12 kids, 15 kids? कर तो सकते हो अनलिमिटेड, लेकिन फिर क्यों नहीं? जब तक बॉडी साथ दे रही है करते चलो बच्चे पैदा। हाँ ठीक है। अब गुड, इसके एक्सपेंसिव लिविंग के अलावा अगर आप सोचो और तो एक्सपेंसिव लिविंग के अलावा और क्या रीजन हो सकते हैं? एक सेकंड, क्या बोला गुंजन आपने? यस, अपनी खुद की लाइफ ये करते करते खत्म हो जाएगी। मैं अभी ये सारे पॉइंट्स को गाइड करो, मैं फिर इसके एनालिसिस देता हूँ। अभी पहले बोलते जाओ। निर्भय, आप कुछ बोल रहे थे? हेल्थ, हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया। हेल्थ इश्यूज, इक्वल केयर नहीं मिलेगा। यानी कि एक बात बताओ, आपकी जनरेशन वो वाले चीज़ों को आंसर कर रही है जो कि अगर देश एलडीसी होता तो ऐसी बातें नहीं आती, राइट? देखो श्रेयस, का सबसे पहले आंसर ये होता है, सामाजिक स्तर पर ये चीज़ अच्छी नहीं लगेगी। मुझे एक जेन्युइन बात बताना श्रेया, आज के ज़माने में अगर अपन लोगों के 4 से 5 बच्चे हों, 3 से ज़्यादा ही हो, 4 मान लो, 4 बच्चे हों, ये थोड़ा सा एक शर्म सी जैसी बात नहीं लगती है कि करियर ओरिएंटेड ना होकर या वो होकर? बहुत अजीब बात नहीं लगती अगर कि हमारी उम्र के लोगों को कोई ये कहे इसके 4 बच्चे हैं, तो हम यही सोचेंगे ना कि भाई ये तो इसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहते हैं, खिलाएंगे पिलाएंगे क्या, पता नहीं कैसा परिवार है, कोई फैमिली प्लानिंग नहीं है, राइट? अजीब लगेगा ना सुनकर। एक तो हो गया सोशल डायमेंशन इसका, जो मैंने बोला कि अजीब लगेगा, बहुत ऑड लगेगा ये सुनकर कि किसी एक लड़के या लड़की के जो कि इतना अच्छा अर्न कर रहे हैं, इतना अच्छा पढ़ रहे हैं, अच्छे कॉलेज गए थे, सब गए थे, और पता नहीं 4 बच्चे पैदा करके पता नहीं क्या चल रहा है उनके घर परिवार में। ये तो चलो एक सोशल डायमेंशन हो गई, सामाजिक बात हो गई, इसको साइड करते हैं। थोड़ा सा और लॉजिकल बात करते हैं, थोड़ा सा और डीप टेकिंग करते हैं। जैसा कि आप सबने बोला, एक तो अपने लिए कंसर्न और बच्चों को अच्छी जिंदगी देना और सबके लिए इक्वल केयर ना कर पाना, इस चीज की भली भांति परख आप लोगों को है, आप क्योंकि डेवलपिंग नेशन के पार्ट हो, है ना? और जैसा कि गुंजन ने बोला, अपनी खुद की जिंदगी भी इससे यही सब करते करते खत्म हो जाएगी। तो यानी कि इंसान अब दूसरों के लिए करना सोचते सोचते अब अपने लिए भी सोचता है। 100 बातों की एक बात, डेवलपिंग नेशन की स्टेटस पर जैसे ही कोई कंट्री जाती है तो पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा तो नहीं कहूँगा, लेकिन फिर भी एक स्टेबिलिटी के रास्ते पर थमने लग जाती है,
कोशिश कर रही होती है स्टेबल होने की पॉपुलेशन यहाँ पर, ठीक है, जहाँ पर बर्थ रेट डेथ रेट बैलेंस आउट करने की कोशिश करते हैं, फेयर लेवल से बढ़ते हैं, फेयर लेवल से गिरते हैं, और देश एक आबादी को लेकर स्थिरता की तरफ आगे बढ़ता है। फिर बात करते हैं, अगर हम लोग डेवलपमेंट से लेकर डेवलप्ड नेशन की तरफ अगर हम लोग जाएं, यहां पर लोगों के मन में 90% केसेस में स्ट्रिक्ट फैमिली प्लानिंग चलती है, स्ट्रिक्ट फैमिली प्लानिंग चलती है। कि इतने ही बच्चे हमें पैदा करने हैं, इतना ही सोचना है। और श्रेया आपने क्या पॉइंट वो रेज करा था, श्रेया ने बोला था हाँ एक्सपेंसेस, है ना, यही बोला था ना कि एक्सपेंसेस वगैरह को देखना होता है, पूरे बजट को देखना होता है कि भाई मियाँ बीवी की कमाई इतनी है और एक या दो बच्चों को हम बहुत अच्छे से बहुत अच्छी ज़िंदगी देकर रेज कर सकते हैं, तो हम सिर्फ एक या दो ही बच्चे करेंगे। भारत फिर भी एक चीज़ को बहुत अच्छे से जानता है, हमारी जो नेशनल पॉपुलेशन जो पॉलिसी है या फैमिली प्लानिंग का जो नारा है, हम दो हमारे दो, उसके चलते भारत एक चीज़ को रिकॉग्नाइज करता है कि बच्चे मिनिमम दो तो होने ही चाहिए, ठीक है। उसके भी बहुत सारे सोशल डायमेंशंस होते हैं, वो मैं कभी आपको सोशोलॉजी में पढ़ाऊंगा। कभी भी एक बच्चा नहीं करना चाहिए, ये वाली बात बिल्कुल ठीक है, थ्योरेटिकली भी प्रूव है, सोशोलॉजिस्ट ने प्रूव कर रखी है और साइकोलॉजिस्ट ने भी प्रूव कर रखी है। और अगर आप इत्मीनान से समझोगे तो आप जानोगे, एक बच्चा अगर आप पैदा करते हो, सिर्फ एक ही बच्चे का अगर आपका टारगेट है, तो फिर बेटर ये होता है कि आप बच्चे पैदा मत करो। अब देखो, कुछ कड़वी बातें, कुछ अच्छी बातें मैं आपको सोशोलॉजिस्ट साइकोलॉजिस्ट के पर्सपेक्टिव से बता देता हूँ और फैमिली प्लानिंग के एंगल से भी बता देता हूँ। अगर आप एक बच्चा पैदा करते हो, खुदा ना खासा कल को उसको बीमारी लग गई या कल को कोई ऐसी चीज़ हो गई कि जिसकी वजह से वो आपके जीवन से चला गया, यानी कि मर गया, तो आप पूरी ज़िंदगी अपना जो दायरा है उस बच्चे के डिप्रेशन की तरफ ले जाओगे, ठीक है। एक तो ये दूसरे, और जो पहला बच्चा हो, जो अगर एक ही बच्चा होता है, तो बढ़ते बढ़ते आगे बढ़ते बढ़ते वो ना थोड़े से अकेलेपन का और खुद भी डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। ये मैं सबके आपको थ्योरीज बता रहा हूँ, दुनिया भर की जितनी थ्योरीज हैं, मैं आपके पॉइंट्स को, मैं सारे पॉइंट्स को वाइंड अप कर रहा हूँ। अकेला बच्चा जो होता है वो हो सकता है कि कल को जाकर माँ बाप के खिलाफ जाकर बागी बन जाए, विरोधी बन जाए, और उसको दुनियादारी की बातें बहुत ज़्यादा अच्छी लगे। ये हर एक एज ग्रुप में होता है वैसे, लेकिन फिर बाद में हम थम जाते हैं, जैसे हम एडोलेसेंट की एज में आते हैं, फिर उसके बाद थोड़ा सा जब एडोलेसेंट की एज से एडल्टहुड में जब शांत हो रहे होते हैं हम लोग, मतलब मेच्योरिटी की तरफ बढ़ रहे होते हैं, हमें उस टाइम पर आपको भी पता है कि हम बायोलॉजी वगैरह में पढ़ते हैं कि हम दुनियादारी हमें बाहर की अच्छी लगती है और घर वाले दुश्मन लगते हैं, लेकिन ये चीज़ फिर एक बार के बाद जाके थम जाती है। लेकिन अकेले बच्चे के साथ ये वाली चीज़ होना मुश्किल होती है, ठीक है। और फिर अकेले बच्चे के साथ बहुत सारी कंट्रीज अगर जिसमें जहाँ पर फर्टिलिटी की ही दिक्कत है कि स्ट्रेसफुल लाइफ की वजह से माँ बाप के बच्चे हो ही नहीं पा रहे और एक ही बच्चा बड़ी मुश्किल से हुआ, तो वहाँ पर ऐसी कंट्रीज के अंदर सोशियोलॉजिस्ट और साइकोलॉजिस्ट रिकमेंड करते हैं कि आप एक घर में पेट भी रखो, कुत्ता या बिल्ली या जो भी है, तोता मैना जो पालना है पालो, ताकि बच्चा आपका एंगेज रहे। हमारी पॉलिसी हमने बहुत सोच समझ कर बनाई थी, हम दो हमारे दो, ठीक है। ये वाले पॉइंट्स आप रेज कर सकते हो इंटरव्यू में, और मेंस के आंसर राइटिंग में भी सोशियोलॉजी में लिख सकते हो, ये रियलिस्टिक आंसर है, ठीक है। और जो मैं आपको बता रहा हूँ थ्योरेटिकली प्रूवन है, और जब आप जीएस पेपर 1 में सोशियोलॉजी की तरफ मेरे साथ बढ़ोगे, ये सारे पॉइंट्स को मैं आपको बताऊंगा, और इनमें से बहुत सारी बातें मैं आपको जो सोशियोलॉजी की प्लेलिस्ट अवेलेबल है मैं ऑलरेडी वहाँ पर बता चुका हूँ, ठीक है। तो हम दो हमारे दो के अंतर्गत क्या होता है कि हमने जब अपनी ये जो फैमिली प्लानिंग पॉलिसी या नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी वगैरह जब फॉर्मुलेट करी थी, ऑब्वियस ही बात है हमारे देश में भी उसको ग्रुप ऑफ सोशियोलॉजिस्ट साइकोलॉजिस्ट ने मिलकर मतलब वो फॉर्मुलेट करा होगा। तो हम लोग शुरू से ये मानते हैं कि दो बच्चों से परिवार में चहल पहल रहती है, आपस में वो लड़ते हैं, वैल्यूज सीखते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, तू मैं गाली गलौज वो करते हैं। इससे ना बेसिकली बच्चे की ज़िंदगी में जब उसके इनिशियल ईयर्स होते हैं तो बोरियत नहीं होती है, वो बच्चा धीरे धीरे करके जो होता है वो बड़ा होता है, वो बड़ी सारी वैल्यूज सीखता है, केयरिंग नर्चरिंग, ठीक है, एक हेल्पिंग हैंड देना। जैसे अगर एक लड़का पहले पैदा, एक एग्जांपल देता हूँ, एक लड़का अगर पहले पैदा हो गया और उसके
2.5 से 3 साल बाद उसकी एक छोटी बहन जो है वो पैदा हो रही है, तो वो हमेशा अपनी छोटी बहन के लिए एक बाप का रोल निभा कर रखेगा वो शुरू से, कि मेरी बहन कब कहाँ जा रही है, किसके साथ जा रही है, रात को लेट अगर हो गई है तो मैं उसको कहीं लेने चला जाऊँ, अगर वो एक कॉल करे तो वो हमेशा एक फादर रोल प्ले करेगा। और भाई अगर छोटा हो भी तब भी वो अपनी बहन को एक माँ की इज्जत, ठीक है, और दीदी की इज्जत के तहत मतलब वो उसको एक अगेन उसका एक प्रोटेक्टिव फिगर मतलब वो बेसिकली बनेगा, ठीक है। तो ये मतलब अलग अलग अब डिपेंड करता है कि सिबलिंग्स कैसे हैं कैसे नहीं है, लेकिन फिर भी हम दो हमारे दो की पॉलिसी का बेसिकली ये फंडा है जो मैंने आपको बताया। ये आपको बुक्स में कम मिलेगा, मैं इसके पीछे बड़ी सारी थ्योरीज पढ़ चुका हूँ, इसलिए मैंने ये सारे पॉइंट्स आपके सामने रख दिए, ठीक है। तो बात करते हैं डेवलप्ड नेशन पर। जैसे ही देश जाते हैं तो वहाँ पर प्रॉपर तरीके से स्ट्रेट फैमिली प्लानिंग चलती है, प्रॉपर स्टेबिलिटी आ चुकी होती है, लोगों का माइंडसेट बिल्कुल स्ट्रेट रहता है कि हमें इतनी ही पॉपुलेशन मतलब इतने ही बच्चे जो वो करने हैं, और वहाँ पर जो ओवरऑल जो पॉपुलेशन है वो स्टेबल हो जाती है। अब उसकी स्टेबिलिटी भी कभी कभार बिगड़ सकती है, वो तो सारे देशों में बिगड़ सकती है। अगर कोई महामारी लाइक कोविड-19 जैसे आ गया, कोई प्लेग आ गया, जैसे बहुत साल पहले एक वो आया था, उसका नाम सुना है शायद, वो क्या नाम था उसका, ब्यूबोनिक प्लेग करके कोई एक प्लेग आया था, बड़े सारे देशों को उसने प्रभावित करा था, ब्यूबोनिक प्लेग, है ना। और ऐसी बड़ी सारी चीज़ें होती रहती है जिसकी वजह से आबादी एकदम से वाइप आउट होने लग जाती है। ये लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन होती है, अनफोर्सिन सरकमस्टांस होता है फायका, जिसके अंदर ना डेथ रेट एकदम से शूट कर जाता है और बर्थ रेट को ओवरटेक कर लेता है। कोविड के टाइम पर लोग पैदा ज़्यादा हो रहे थे, मर ज़्यादा रहे थे जितने टाइम कोविड चला, मर रहे थे ना लोग ज़्यादा। तो वो चीज़ क्या होती है कि ऐसे केसेस में, ऐसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी सरकमस्टांसेस से सिचुएशन में, अनफोर्सिन इवेंट्स जिनको हम लोग कहते हैं, जिसके बारे में कभी किसी ने सोचा नहीं होता, अंदाज़ा नहीं लगाया होता, तो यहाँ पर पॉपुलेशन एकदम से वाइप आउट होने लग जाती है, ठीक है। अब देखो, सिर्फ इस वर्ड को समझाने के लिए मैंने आपको इतनी लंबी चौड़ी ये कहानी बताई, 1921 की लक्ष्मण रेखा और डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। तो इस लाइन को अब फिर से पढ़ते हैं और अब मैं आपको एक और अच्छा बेटर पर्सपेक्टिव दूंगा। पहले मुझे बताओ, ये वाली एनालिसिस समझ में आई आप लोगों को, एलडीसी से डेवलपिंग कंट्री का स्टेटस, डेवलपिंग कंट्री से डेवलप कंट्री का स्टेटस? क्योंकि अगर ये समझ में नहीं आएगा तो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन की स्टेज समझ में नहीं आएगी। बताओ आगे, ठीक है। अब देखो क्या होता है, राइटर यहाँ पर आपको क्या कह रहा है, सबसे पहले तो उसकी लाइन को रट्टा मार लो। 1921 की लक्ष्मण रेखा को हमेशा अपने दिमाग में इंटैक्ट करके रखना मुस्कान। और फायका ये क्या कह रहा है, भारत 1921 से पहले अपनी फर्स्ट स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन में था और 1921 के बाद सेकेंड स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन में था। इसका कहने का मतलब ये है कि जिस तरीके से श्रेया हमारा पॉपुलेशन ट्रेंड चल रहा होगा ना, 1921 तक वो अलग तरीके से चला, और जब सोशियोलॉजिस्ट ने, साइकोलॉजिस्ट ने, या फिर वेरियस सर्वेज या सेंसस डेटा जब 1921 के बाद जब आता है, उसमें हमारे सामने जो फैक्ट्स एंड फिगर्स आए वो बिल्कुल ही एक यूटर्न मारने वाले फिगर्स थे, ठीक है। वो क्या थे क्या नहीं थे अभी आप उससे कंसर्न अपना छोड़ दो, ये वाली जो एनसीईआरटी वैसे भी आपको पूरी पिक्चर नहीं दिखाएगी, वो हम सोशियोलॉजी में डिस्कस करेंगे अच्छे से, जीएस पेपर 1 का जो भी हमारा इंडियन सोसाइटी वाला जो पर्सपेक्टिव होगा। लेकिन अभी के लिए फायका आप इतना जान जाओ, 1921 से पहले हमारे देश में जो भी डेमोग्राफिक डिविडेंड्स के जो भी ट्रेंड चल रहे थे गुंजन, 1921 के बाद ड्रास्टिकली उसके अंदर हमें नई नई चीज़ें रिवील हुई और नए नए चेंजेस हमें देखने को मिले। क्लियर हो गई ये वाली बात, ठीक है। तो अगर हम बात करें पोस्ट 1921, 1921 के बाद हमें श्रेया क्या देखने को मिला निर्भय, तो हम ये देखेंगे, नीदर द टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया नॉर द रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ एट दिस स्टेज वॉज वेरी हाई। मतलब ना ही भारत की पूरी आबादी, ना ही आबादी जिस रेट पर ग्रो हो रही थी। अच्छा, ये रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ कैसे डिटरमाइन होती है, कैसे देखते हैं हम इसको? आप ऐसे ही तो देखोगे ना कि पॉपुलेशन ग्रोथ किस स्पीड से हो रही है, बर्थ रेट की बेसिस भी देखोगे ना उसे, कितने लोग पैदा हो रहे हैं, ऐसे ही देखोगे। तो यहां पर क्या है, नीदर द टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया
नॉट द रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ एट दिस स्टेज वॉज वेरी हाई। बड़े सारे जो सोशल डेवलपमेंट इंडिकेटर्स हैं वो भी ज़्यादा इंकरेजिंग और अट्रैक्टिव नहीं थे। ओवरऑल भारत की जो लिटरेसी थी इट वॉज लेस देन 16%। इसलिए आपको बोल रहा है कि डेमोग्राफिक ट्रांजिशन जो है बेसिकली 1921 से पहले और 21 के बाद कैसा हमें देखने को मिला। एक तो आपसे कह रहा है ना ही ओवरऑल पॉपुलेशन ना ही रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत हाई था। बड़े सारे सोशल डेवलपमेंट इंडिकेटर्स ये भी काफ़ी इंकरेजिंग नहीं थे। अब कौन कौन से, अगर हम सबके बारे में बात कर ले, ज़रा इसको मार्क कर लेते हैं अलग अलग। एक तो एक सेकेंड निर्भय, हाँ बताओ बताओ क्या बोल रहे हो। नहीं नहीं, अरे यार प्रेजेंट डे नहीं, ये 1921 के बाद कह रहा है कि रिमार्केबल शिफ्ट हमें देखने को मिला और चीज़ें धीरे धीरे बदल रही थी। ये 1921 से 1921 से पहले की बातें बता रहा है और फिर उसके बाद की बातें बताएगा। ठीक है, हाँ अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर 1921 से मतलब कब तक, तो देखो सेंसस एक डिकेड का होता है ना, तो आप 1920s का एरा मान लो। ठीक है, उससे पहले और उसके बाद 1910s और 1920s वाला एरा। तो ओवरऑल लिटरेसी लेवल कितनी थी, इट वॉज लेस देन 16%। अभी तक इस चैप्टर में आपने क्या जाना था, नेशनल इनकम कितनी, लेस देन 2%, पर कैपिटल इनकम 0.5%, लिटरेसी लेवल लेस देन 16%। अगर हम ओवरऑल लिटरेसी लेवल को देखें, जैसे यहाँ पर वर्ड मेंशन है ओवरऑल लिटरेसी लेवल, अगर हम इसको देखें तो इसमें से फीमेल लिटरेसी लेवल वॉज एट नेग्लिजिबल लो ऑफ अबाउट 7%। ओवरऑल लिटरेसी लेवल कितना था, 16% से भी कम, और उसमें से भी अगर फीमेल लिटरेसी लेवल की बात करें तो 7% था। फिर दूसरे डायमेंशंस की बात करते हैं, और एक तो लिटरेसी लेवल। पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज, पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज उस जमाने में या तो वो अनअवेलेबल थी टू अ लार्ज पॉपुलेशन, लार्ज चंक ऑफ पॉपुलेशन, या जब अवेलेबल होती भी थी तो देवर हाईली इनएडिक्वेट, यानी कि पर्याप्त नहीं थी कि वो अवेलेबल हैं भी तो उनका होना ना होना बराबर ही था। फिर बड़े सारे डिसीजेस जो थे वो कॉमन थे, लोगों को पानी पीने से बीमारियां लग जाती थी, हवा में बीमारियां घूम रही थी जैसे कोविड के टाइम पर हुआ, तो बड़े सारे प्लेग, हेल्थ एपिडेमिक्स, महामारियां, इसका सामना करना पड़ा भारत के बहुत सारे इलाकों को, रीजन्स को। फिर हम कुछ और अगर एस्पेक्ट्स की बात करें तो ओवरऑल मोर्टेलिटी रेट इट वाज वेरी हाई। अब ओवरऑल मोर्टेलिटी रेट में कौन से दो रेट्स आ जाते हैं मोर्टेलिटी वाले, नहीं दो तरह के मोर्टेलिटी रेट होते हैं ना, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट और मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। फायका इसमें फर्क जानते हो क्या, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट और मैटरनल मोर्टेलिटी रेट? बर्थ के टाइम पर जो बच्चा सर्वाइव कर सका कि नहीं कर सका, है ना, और मैटरनल मोर्टेलिटी रेट मतलब बच्चों को जन्म देते वक्त कौन सर्वाइव कर सका कि नहीं कर सका, माए, मम्मियाँ। ठीक है, मैटरनल विल बी कनेक्टेड टू मदर ना। तो ओवरऑल मोर्टेलिटी रेट बहुत ज़्यादा हाई था, एंड इन दैट पर्टिकुलरली इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट वॉज क्वाइट अलार्मिंग। हर 1000 में से 218 था इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इस लाइन का मतलब क्या होता है श्रेया, अगर मैं ये कहूँ कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट वॉज 218 पर 1000, इसका मतलब क्या है, हर 1000 में से 218 क्या, अगर 1000 बच्चे पैदा हो रहे हैं तो उसमें से 218 मर जाते हैं वो बच्चे पैदा होने के टाइम पर ही। ठीक है, फायका क्लियर हुई ये वाली बात।
कि जब भी हमारे सामने लिखा रहता है कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट और नंबर दे रखा होता है, हम लोग इसको 1000 में से ही देखते हैं। इतनी बात आप लोगों को क्लियर है कि हम लोग डेमोग्राफिक डिविडेंड्स के इंडिकेटर्स को ज़्यादातर 90% केसेस में पर 1000 से ही लेते हैं। हम लोग 1000 का ग्रुप बनाकर ही स्टडी करते हैं, है ना। तो अबाउट 218 per 1000 इन कॉन्ट्रास्ट टू प्रेजेंट इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ऑफ अबाउट 33 per 1000। अभी कितना चल रहा है राइटर, आपको क्या बोल रहा है? 33 per 1000। देखो पुराना वाला तो जान लो, लेकिन ये जो न्यू वाला होता है ना, अब आपको लगेगा सर ये 33 वाला याद कर लें। देखो मैं क्या करता हूँ, मैं एनसीईआरटी से लेटेस्ट वाले कभी भी कोई ट्रेंड याद नहीं करता हूँ, ठीक है। एनसीईआरटी का कुछ इकोनॉमिक्स पॉलिटिकल साइंस की लिखी गई थी 2010 में, तब से अपडेट नहीं हुई हैं। फिर कुछ अभी 2024 की आई हैं, उसमें से बहुत सारा डेटा निकाल दिया गया है। इसके लिए मैं जो पर्सनली बहुत अच्छा सोर्स अब यूज़ करता हूँ अपने लिए, अपने स्टूडेंट्स के लिए, वो मैं उनको बोलता हूँ इकोनॉमिक सर्वे। तो इस साल इकोनॉमिक सर्वे की डिस्कशन मैंने क्यों नहीं करी, क्योंकि आया ही नहीं है अभी इकोनॉमिक सर्वे। ये बजट ईयर था तो इंटरिम बजट आया था, इकोनॉमिक सर्वे अभी नहीं आया। जब नई सरकार का भी गठन होगा चुनाव के बाद, तब इकोनॉमिक सर्वे आएगा, और मैं आपको उसको डिटेल में जब पढ़ाऊंगा तो आपको पूरी अर्थव्यवस्था के सारे आंकड़ों की पिक्चर अच्छे से समझ में आएगी, ठीक है। तो अभी इसके पीछे मत भागना कि लेटेस्ट 33 per 1000 है। आप सिर्फ इतना जानो कि उस टाइम पर कितना था इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, 218 per 1000। लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी काफ़ी कम था, ठीक है। इट वॉज वेरी लो, 44 था। यानी कि 44 साल तक अगर कोई पर्सन जी जाता था ना, तो बात ये चलती थी कि बहुत जी गए, ठीक है। गुंजन, श्रेया, इस हिसाब से तो हमारे पास कुछ रह ही नहीं जाता है। यूपीएससी के अटेम्प्ट ज़्यादा बाकी है, यूपीएससी के अटेम्प्ट ज़्यादा बाकी है, श्रेया से ज़्यादा तो है। नहीं, पता है गुंजन, नहीं मैं बताता हूँ। ये ना हम क्या होता है कि हम ना एक रीजन को ना जब भी ऐसा सुनते हैं, बातें करते हैं, ये मैंने अपने फैकल्टी से भी पूछा था एक बारी कोचिंग में, तो उन्होंने मुझे बताया था कि दीपांग, जब हम ये चीज़ें सुनते हैं ना, तो हम ये अपने नैरो रीजन या घर के परिवार के पर्सपेक्टिव से सुनते हैं। इकोनॉमिस्ट, सोशियोलॉजिस्ट, साइकोलॉजिस्ट जब इन आंकड़ों को निकालते थे ना, ये साइकोलॉजिस्ट को तो रहने दो, इकोनॉमिस्ट या फिर जो भी स्टैटिस्टिशियंस थे, जब ये इन आंकड़ों को निकालते थे, तो वो पूरे ओवरऑल इंडिया के सारे इलाकों को कंबाइन करते हुए फिर उसका एवरेज निकालते थे। तो ये देखने को मिलता था कि एवरेज नंबर है कि 44 साल तक अगर पर्सन जी गया, या 40 के प्लस में अगर वो एंटर कर गया, नाउ इज द डेंजर बेल विच इज रिंगिंग, कि कभी भी भाई यमराज लेने आ सकते हैं, ठीक है। और 44 साल तक अगर जी गया पर्सन, तो ऐसा कहा जाता था कि भाई बहुत बढ़िया जी गया, काफ़ी ज़्यादा साल जी गए। और प्रेजेंटली अभी कितना है, 69। अब देखो गुंजन, हम तो इसको भी नहीं मानेंगे 69। ऑन एन एवरेज भाई 75 प्लस तो हर कोई जी रहा है, हमें ऐसा लगता है ना। लेकिन ये चीज़ ना हम क्या करते हैं, हम सबको थोड़ी ना जानते हैं। हॉस्पिटल के सारे डेथ सर्टिफिकेट को थोड़ी ना जानते हैं। ये थोड़ी ना जानते हैं कि लोग कितनी बीमारियों से कौन सी ऐसा मर जा रहे हैं। हम क्या कश्मीर से कन्याकुमारी, गुजरात से अरुणाचल, हर एक घर परिवार गरीब मोहल्ले के स्टैटिस्टिक्स को जानते हैं क्या? नहीं ना। तो ये एवरेज नंबर होता है। क्लियर हो गया गुंजन? ठीक है। तो इन द एब्सेंस ऑफ रिलायबल डेटा, इट इज़ डिफिकल्ट टू स्पेसिफाई कि गरीबी कितनी थी। गरीबी के लिए क्योंकि कोई आंकड़े थे ही नहीं, कुछ पब्लिश नहीं करे गए थे उस टाइम पर। लेकिन कोई डाउट वाली बात नहीं है, राइटर आपसे कह रहे हैं कि गरीबी भी बहुत ज़्यादा होगी उस टाइम पर ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड, और जिसकी वजह से इंडिया की जो पॉपुलेशन, जो प्रोफाइल थी, वो और ज़्यादा बर्बादी के रास्ते पर चलती चली गई अंग्रेज़ों के टाइम पर। ये वाली बात आप लोगों को क्लियर हुई सबको? कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक है। तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।